हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वी मैथ्स पर। तो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा हमारे एपी चैप्टर के। हमने क्लास फर्स्ट में हमने 35 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास रही थी उसमें हमने कुछ 3-4 क्वेश्चंस ही डिस्कस किए थे उसमें। तो नेक्स्ट जो उसके आगे के क्वेश्चंस हैं आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और आज इस वीडियो में बेटा हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे, हमारा जो एपी का प्रैक्टिस सेशन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर थोड़ा ज़्यादा लंबी वीडियो हमें होती दिखेगी तो हम लोग एक काम कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपके लिए क्वेश्चंस डाल दूंगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। जो भी आपको डाउट आएगा आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम शुरू करते हैं तो इसके बाद हम जो चैप्टर करेंगे वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का करेंगे, ठीक है। अभी संडे तक आपका ऐसा रहेगा कि हमारी जो लेक्चर होगा हमारा उसमें वीडियो नहीं शो होगी बेटा, क्योंकि कैमरे का थोड़ा सा इशू आ रहा है हमारा। तो उसको होने के लिए अभी संडे तक का टाइम लगेगा। तो तब तक के लिए आप ऐसा कर लीजिए, बिना वीडियो की ही मैं आपको पढ़ाता चला जाऊँगा, तो आप उस हिसाब से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कल भी मैंने आपसे कल वाली वीडियो में पूछा था कि अगर आपका कोई भी सजेशन है कि आप बिना वीडियो नहीं देख पा रहे हो या सही लग रही है तो आप थम्स अप कर दीजिएगा। तो आप लोग रिप्लाई थोड़ा सा कम देते हो, ठीक, तो उस चीज़ को थोड़ा सा देख के चलेंगे हम लोग। तो अब आपने कुछ ज़्यादा उसमें बोला नहीं तो मुझे लग रहा है कि हाँ आप ऐसे भी कंफर्टेबल हो पढ़ने में, तो इस तरीके से भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। क्या है हमारे सामने जीपी है, ठीक। एपी हम पढ़ चुके हैं। जीपी में मैंने आपको क्या बताया था कि जीपी में हमारा जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, तो जीपी में मेरे पास एक कॉमन रेशियो होती है जो आर होती है। मान लो कि मेरे पास एक टर्म है ए, नेक्स्ट टर्म है ए आर, फिर है ए आर स्क्वायर। देखिए हर टर्म में जो है ये हमारी जनरल टर्म हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे nth टर्म इसमें कौन सी हो जाती है जीपी में, तो nth टर्म हो जाती है ए आर एन माइनस वन, आर की पावर n। देख कैसे, यहाँ देखिए आर की पावर कितनी है, आप कहोगे जीरो पावर, तो वन माइनस वन जीरो। सेकेंड टर्म में पावर है टू माइनस वन, यहाँ पे पावर है थ्री माइनस वन, ठीक है। इसी उसमें अगर लिखते चले जाओगे आप तो nth टर्म आपकी हो जाती है ए आर एन माइनस वन, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अपने, कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें फर्स्ट टर्म मेरी 7 है और लास्ट टर्म मेरी 4 4 8 है और उनका सम कितना है 8 8 9। तो कॉमन रेशियो बताइए आप कितना होगा, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम जाएं बेटा, तो अभी देखो मैंने आपको nth टर्म बताई, मतलब कि लास्ट टर्म इसमें क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ए आर एन की पावर माइनस वन, आर की पावर एन माइनस वन, सॉरी, ठीक है। ए कितना है मेरे पास, ए कहोगे सर ए मेरा कितना है 7 दिया हुआ है, ठीक है। आर की पावर एन माइनस वन होगी क्योंकि आर हमें चाहिए है। लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, तो 4 4 8 दे रखी है सर, ठीक। फिर एक चीज़ आती है सम, सम ऑफ, देखिए एन टर्म्स क्या होता है एपी के अंदर, तो सम होता है हमारा ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। अब अगर इसको देखें अगर हम, तो 7 से इसको मैं कैंसिल करूं तो ये 6 पे जाएगा 42, यहाँ 2 बचेगा, फिर ये 4 पे जाएगा, तो 64 इज इक्वल टू आर की पावर एन माइनस वन, ठीक। उसके बाद आप देखिएगा, तो अगर हम एस एन वाले में जाएं तो सम कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर सम जो है 889 दे रखा है। इसको अगर इक्वल टू ए लिख दूँ, ए मतलब 7, फिर आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर इसको सोल्व करें अगर हम, तो 7 से भी इसको मैं अगर काट देता हूँ, देखो 7 से इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो कितना जाएगा मेरा, तो 7 वन जा 7, 1 8, 7 2 जा 14, 4 9, ये 7 टाइम गया, तो 127 मेरा बच गया यहाँ पे। अब इसी चीज़ को मैं 127 को क्या लिख सकता हूँ, अब देखिए ये आ गया आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक। इस चीज़ को अगर मैं उससे कंपेयर करूँ, देखो यहाँ पे देखिए मेरा कितना आया था, 64 की वैल्यू आई थी आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब इसी चीज़ में अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ये लिख सकता हूँ आर इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। आर एन को बेटा मैं क्या ब्रेक कर सकता हूँ, अब देखिए मैं, मेरे पास मान लीजिए आर की पावर 5 होती, क्या उस पावर को मैं आर की पावर 1 इंटू आर की पावर 4 लिख सकता, आप कहते लिख सकते हो सर। तो मैंने इसको अगर लिख दिया तो अपॉन आर माइनस वन, ठीक। इसी चीज़ को अगर सोल्व करते चले जाएं, ये 127 था, सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए आपका आ जाएगा 127 इज इक्वल टू आर इंटू में 64 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक। यहाँ से 127 आर माइनस 127 इज इक्वल टू 64 आर माइनस में आर, ये मेरे पास दिया हुआ था, ठीक है। आर आएगा कि वन आएगा, आप कहोगे सर 64 आर माइनस वन आएगा,
ठीक, अब इसको अगर सोल्व करोगे आप तो 64 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका बनेगा 63r इज इक्वल टू 126, और r की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, r की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपको देखो सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या आनी चाहिए थी, एक तो आपको पता होना चाहिए जीपी में लास्ट टर्म मतलब कि nth टर्म क्या होती है, तो आपको ये याद होनी चाहिए कि nth टर्म होती है a इंटू आर टू द पावर n-1। फिर आपको आना चाहिए कि सम ऑफ n टर्म्स ये होता है जीपी के अंदर a r की पावर n-1, यहाँ अलग से है भाई, ये ध्यान रखना कि n-1 नहीं है, r टू द पावर n अलग है और -1 अलग है अपॉन r-1। ये दोनों आपको आते हैं तो आप डायरेक्ट लगा दोगे, डायरेक्ट लगाते ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अगर ABC जो है मेरे 0 से बड़े हैं एंड ABC का प्रोडक्ट मेरा 1 दिया हुआ है। क्या बोल दिया इसने कि ABC 0 से बड़े हैं और ABC का प्रोडक्ट मेरा 1 दिया हुआ है, तो उस केस में आपसे देखिए पूछना चाह रहे हैं लीस्ट वैल्यू बताइए आप 1 अपॉन ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताइए मेरे को, आप इसको देखो एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी में। आप सोचिए जब किन्हीं भी 3 नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है और नंबर जो है मेरे वो 0 से बड़े हैं, तो ऐसा एक ही केस में देखो पॉसिबल हो सकता है कि अगर तीनों नंबर मेरे 1 हो, तीनों को अगर मैं 1 मान लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ABC भी 1 बन रहा है और 1 जो है 0 से बड़ा भी है, तो अगर आप इसमें पुट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन, देखिए ये भी 2 बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2, तो ये मेरा बन गया 3/2, जो कि मेरा आंसर आया 1.5। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या सोचना था यहाँ पे, आपको बस ये सोच लेना था कि मैं A, B और C की जगह क्या वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दूं कि मेरा आंसर निकल के आ जाए। तो ABC देखो 1 कब बनेगा, आप कहोगे सर ये फ्रैक्शन में भी तो हो सकते थे 1 बनाने के लिए, कि मैं A को 1/2 मान लूँ, B को मैं 2 मान लूँ। मैं कहता बिल्कुल हो सकते हैं आपके, लेकिन आप पहले वो देखो ना कि अगर आपका क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो आपका हर आंसर सेटिस्फाई भी तो करेगा उस चीज़ को। तो मैंने A, B और C को ही 1 मान लिया इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए बेटा, हम लोग चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर ABC AP में है और GP में भी है तो कंडीशन मुझे बताओ। अब देखो अगर ABC AP में होते तो आप कहोगे तो सर सीधी सी कंडीशन है 2B इज इक्वल टू A प्लस C होगा अगर ये AP में है, और GP में हो गए तो सर B स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, AC हो जाती। ठीक, अब B की जगह आप क्या पुट कर दो यहाँ पे, इस B की जगह B क्या देखो AP में से B की वैल्यू क्या आएगी, A प्लस C/2, आपने यहाँ पुट कर दिया तो आपका बनेगा A प्लस C/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो ये आपका कितना बन गया, तो आप कहोगे सर मेरा A प्लस C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स AC बना। ठीक, और इसी चीज़ को मैं अगर A प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इस चीज़ को मैं क्या ये लिख सकता हूँ A माइनस C का होल स्क्वायर, क्योंकि A माइनस B का होल स्क्वायर होता क्या है, तो वही तो होता है A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4AB। तो मेरा कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से मेरा क्या वैल्यू निकल के आई कि मेरा A इज इक्वल टू C हो गया। ठीक है, मेरा क्या हो गया, A इज इक्वल टू C बेटा मेरा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक, या कुछ मैंने गलत किया आप बताइए। अगर A प्लस C का होल स्क्वायर था इज इक्वल टू 4AC हो गया, मैंने इसको माइनस 4AC ले आया, मैं इसको माइनस 4AC ले आया तो ये मेरा A माइनस C का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि देखो यहाँ से 2AC बनेगा, यहाँ से 4AC है तो माइनस 2AC बचा, तो A इज इक्वल टू C मेरा यहाँ निकल के आया। और यहाँ जब A इक्वल टू C निकल के आएगा बेटा हमारे पास, तो मेरा B कितना है, तो मेरा B था A प्लस, अगर C को भी मैं A पुट करूँ A प्लस A/2, तो 2A/2 की वैल्यू मतलब A, तो B की वैल्यू A के बराबर होगी और A की वैल्यू C के बराबर, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आया कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर B यहाँ मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो अब से देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने का क्या मतलब है, मेरा मोटिव क्या है, आपके सामने अगर दोबारा कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ABC 3 नंबर्स AP में भी हैं और GP में भी हैं, तो वो तीनों ही नंबर बराबर होंगे, ऐसा तभी पॉसिबल होगा। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, आपको स्टेटमेंट्स हैं, वो अगर आपको डायरेक्ट याद होंगी ना बेटा, तो आपका बहुत समय बच जाएगा पेपर में। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, देखिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ये वाला करा दिया, ये करा दिया। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, KVS PGT का क्वेश्चन है हमारे सामने कि अगर A1 A2 A3 जो है वो HP में है। अब देखिए HP क्या चीज़ होती है सर, AP हमने पढ़ लिया, फिर हमने GP देख लिया, अब आगे चीज़ HP क्या होता है सर। HP होता है कि अगर आपका A1 A2 A3 अगर ये AP में है ना, तो जो आपका 1/A1 1/A2 1/A3 होगा बेटा, उसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो चीज़ें HP में कहलाती हैं। उस सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन को हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये A1 A2 A3 HP में है तो एक्सप्रेशन बताओ A1 A2 प्लस A2 A3 और ये इक्वल किसके होगा, बस आपको इतना सा बताना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपका A1 A2 A3 जो है वो HP में दिया हुआ है। HP में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका रेसिप्रोकल्स AP में होगा, 1/A1 1/A2 1/A3, ऐसे चलते चलते 1/AN तक ये AP में होगा। अभी अगर ये AP में होगा बेटा मेरा, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो आप कहोगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1/A2 माइनस 1/A1 ये कॉमन डिफरेंस होगा, इक्वल टू 1/A3 माइनस 1/A2 इज इक्वल टू चलता चलता ये मेरा 1/AN माइनस 1/AN माइनस 1, ये मेरा कॉमन डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ के अगर इसको सोल्व करूँ मैं तो ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर A1 माइनस A2 अपॉन A1 A2 इक्वल होगा A2 माइनस A3 अपॉन A2 A3, ऐसे करते करते मेरा AN माइनस 1 माइनस में AN अपॉन AN इंटू AN माइनस 1 इज इक्वल टू D होगा। ठीक है, इतना सा था मेरे पास। उसके बाद आप देखिए जो A1 A2 है, मैं अगर इसको देखूं, ये वाली टर्म्स जो है मल्टीपल जो हो रही है मेरे मल्टीप्लाई, इनको मैं अगर इधर देखो प्रोडक्ट करवा दूं बेटा D के साथ, D के साथ अगर प्रोडक्ट D के साथ प्रोडक्ट कर रहा हूँ, इनको इंटरचेंज कर दूं, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि A1 A2 कितना हो जाएगा, इक्वल टू A1 माइनस A2 अपॉन D। सिमिलरली मेरा क्या आ जाएगा, जो A2 A3 होगा वो मेरा A2 माइनस A3 अपॉन D, ये हो गया मेरे पास। अब इन सब को मैं अगर ऐड कर दूं, देखो मैं दूसरे इंक से दिखाता हूँ आपको, अगर ऐसे ये नंबर है मेरे पास, फिर A2 A3 है, ऐसे A3 A4 होगा, ऐसे ही AN और AN माइनस 1 होगा, उनको सबको अगर ऐड कर दूंगा मैं, तो मेरे पास ऐड करने के बाद देखो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ सोल्व आगे का। देखिए ऐड करने के बाद मेरे पास क्या बन के आ जाएगा बेटा, तो ऐड करूंगा तो मेरे पास देखो यही चीज़ें तो आ गई, ऐड तो यही मुझसे पूछा हुआ था। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में मेरे पास आ जाएगा कि आप कहोगे सर A1 और जो AN है AN डिवाइडेड बाई D, तो ये तो मेरा चल ही रहा है। ठीक है, और इधर मेरा क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर आपका इधर बन जाएगा 1/AN माइनस 1/A1, और इस चीज़ को भी जब सोल्व करेंगे तो A1 AN डिवाइडेड बाई D, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/A1 प्लस N माइनस 1 इंटू में D माइनस 1/A1, ये मेरा आ जाएगा। और इसके बाद अगर फर्दर हम लोग चलेंगे तो यहाँ से हमारा आ गया A1 AN डिवाइड बाई D जो है कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये N माइनस 1 इंटू D, ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया, तो आप कहोगे N माइनस 1 इंटू D जो कि A1 AN हो गया। अब D से देखो D मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D मेरा आंसर आ जाएगा N माइनस 1 इंटू A1 इंटू AN। ठीक है, हमने क्या किया इसमें बेटा कि हमने देखा कि A1 A2 A3 जो है वो HP में थे, तो AP में 1/A1 1/A2 जो है वो AP में होंगे। अब AP में होंगे तो उनका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। अब देखिए यहाँ तक हम डिफरेंस पे पहुँचे, यहाँ तक हम कहाँ पहुँचे, यहाँ तक हम डिफरेंस पे पहुँचे, फिर इस D को हम नीचे ले गए, यहाँ से हमने प्रोडक्ट निकाल लिया इन सब का, तो प्रोडक्ट आ गया मेरे पास। प्रोडक्ट आया तो प्रोडक्ट का जब हम ऐड करेंगे तो ये सारी टर्म्स जितनी भी है ना मेरे पास, देखिए ये जितनी सारी टर्म्स थी ये ऐड होंगी। आप सोचोगे सर आपने डायरेक्ट लिखा कैसे, ठीक है, आप सोच रहे होंगे अभी, तो आप खुद सोचिए जितनी ये सारी टर्म्स हैं बेटा, इनमें से अगर मैं D को कॉमन बाहर निकाल दूँ तो ये आ गया, और इनको जब ऐड करूँगा तो क्या ये A2 फिर A3 ये सारे कैंसिल होते चले जाएंगे, कैंसिल होते हुए जाएंगे, तभी तो मेरा कितना बचेगा, A1 और AN बच जाएगा। बाद में क्या बचा मेरे पास, A1 और AN बचा ना साथ में,
और उसके साथ साथ ये आ जाएगा। ये जब आया तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई, तो ये मेरे पास निकल के आया। अब यहाँ डी से मेरा डी कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट रहेगा तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आपसे वो मिनिमम वैल्यू की उम्मीद कर रहा है कि आप मिनिमम वैल्यू उसको बताएंगे। केवीएस का ही क्वेश्चन है ये भी हमारे पास। तो अब देखिए मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 भी मेरा देखा है, जो हम संडे की सीरीज में हम लोग चलाते हैं, वहाँ पे मैंने एक ऐसा मिनिमम का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हुआ है। कभी भी आपको ऐसी कोई क्वेश्चन आ जाए ना मिनिमम वैल्यू, तो आप एक कंसेप्ट लगा दिया करो कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल होता है देन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है सर? अर्थमेटिक मीन देखिए क्या होता है, मैंने पहली वीडियो में बताया आपको कि a प्लस बी बाई 2 ये होता है, और ज्योमेट्रिक मीन मेरा क्या होता है? अंडर रूट में ए बी। ठीक, ये मेरा होता है। तो अगर मैं सोल्व करूँ तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 साइन, ये 4 देखो पावर में था, मैं इसको सही कर देता हूँ, 4 की पावर में साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था। ठीक है, 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब ग्रेटर इक्वल हो गया अंडर रूट में ए बी, तो 4 इसकी पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ तो मेरा क्या बन जाएगा? यहाँ तो मेरा, इसको मैं अगर मान लो पूरे को p मान लेता हूँ, तो मेरा बना p बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट में 4 बच गया ये। ठीक है, तो p बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू 2, और p की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर इक्वल टू 4। तो p की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? p की मिनिमम वैल्यू मेरे पास ऑप्शन नंबर सी निकल के आई बेटा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो क्या आया इसमें मिनिमम वैल्यू करने के लिए? अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, अब अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि 3 डिस्टिंक्ट नंबर है हमारे पास एक्स वाई जेड, जो कि जीपी में है। ठीक है, इन द ऑर्डर एंड नंबर एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये एक एपी बनाते हैं इसी ऑर्डर में। तो हमें कॉमन रेशो निकालनी है जीपी की, क्या होगी? ठीक, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो इजी है। देखिए बेटा अगर हम अच्छा करें इसको, तो देखिए एक्स वाई जेड मेरा जीपी में दिया हुआ है। ठीक, तो एक्स वाई जेड जीपी में दिया हुआ है, तो मान लो कि एक्स को मैं फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ कि एक्स मेरा जो है फर्स्ट टर्म है। एक्स मेरा फर्स्ट टर्म क्या कहता है? देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जीपी में हमारी फर्स्ट टर्म जो है क्या होती है? आप कहोगे सर फर्स्ट टर्म आपने बताई थी कि ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर। इसी को मैं एक्स वाई और जेड मान लूँ अगर, ठीक है, और एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड जो वो है मेरा, इसमें कॉमन रेशो क्या थी? आर थी। और उसको अगर ए पी मानेंगे हम इस चीज़ को, तो ए पी में क्या होता है? सेकेंड टर्म जो कॉमन डिफरेंस होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब यहाँ से देखिए जेड से जेड कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आया? जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसको करूँ मैं जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 2x हो गया मेरा। अब z कितना था मेरा? ए आर स्क्वायर प्लस में ए आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए। ठीक, यहाँ से अगर मैं a को भी बेटा कैंसिल कर दूँ, देखिए मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई जो कि r में है, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो मैं क्या बना सकता हूँ कि माइनस प्लस में 2 हो और माइनस में 1 हो। इसका फिर साइन चेंज करेंगे तो -2 + 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएंगे? मेरे पास एक आंसर आया कि r की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर r की वैल्यू -2 होगी। मेरे पास ये दो वैल्यूज़ निकल के आई हैं। ठीक, दो वैल्यूज़ निकल के आई, तो ऑप्शन नंबर डी देखो दिया हुआ है कि r की वैल्यू या तो 1 होगी या -2 होगी। तो हमने क्या किया? क्वेश्चन देखिए देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको कि कैसे सॉल्व होगा सर, पीजीटी में क्वेश्चन आया बताओ, जबकि ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। तो आपने क्या किया कि एपी का इसमें डायरेक्ट लगाया कि कॉमन डिफरेंस कैसे होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते थे ना वहाँ पे, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, तो वही चीज़ हमने यहाँ कर दी। ठीक है, तो वहाँ से करी तो मेरा z प्लस वाई 2x के बराबर आया। अब z कितना माना? ए आर स्क्वायर माना,
वाई कितना माना है, वाई मान वो माना ए आर, तो किया तो ए से ए हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टू इक्वल टू 0। इसको जब सोल्व करोगे तो आर की वैल्यू या तो आपके पास 1 होगी बेटा या आपकी -2 होगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मेरा दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस, अब देखिए ओड नंबर्स का आपसे सम पूछ रहा है डायरेक्ट, ओड नंबर्स का सम पूछ रहा है। अगर देखो मैं इसको करता तो मैं कैसे करता, मैं सिर्फ पहला नंबर ले लेता, पहले नंबर का सम कितना 1 आएगा, कि यहाँ पे n की वैल्यू ऐसी पुट करूँ कि 1 पुट करने पे आंसर 1 आ जाए, तो यहाँ 1 पुट करोगे ए ऑप्शन में तो आपका 1/3 और 4 - 1 × 3, तो आपका यहाँ से तो 1 आ गया। फिर ऑप्शन नंबर अगर आप बी पे जाओगे तो आपका 1/3 के साथ 4 + 1 5 आएगा, तो ये तो हट गया मेरा। ऑप्शन सी में जाना आप 1/6 1 के साथ 3 पे करोगे तो ये मेरा 1/2 देगा, ये भी मेरा कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी में जाएंगे 1/6 के साथ 5 आएगा, ये भी मेरा हट गया। देखिए आपको सिर्फ n की वैल्यू 1 पुट करने पे ही आपको आपका आंसर मिल गया, जो कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर आप निकालने जाओगे तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस लग जाएगा, लेकिन आप निकालने नहीं जाते हो तो आप ये चीज़ देखो ना, आप देखो एपी में बेटा जो कहता है ना कि मैं ग्रेजुएशन लेवल तक की डिफिकल्टी पे चला जाऊंगा, तो वो आपका कितना भी डिफिकल्ट चला जाए आप उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लीजिए। आप एग्जामिनर से भी तेज बन जाइए ना, आप वैल्यूज को पुट कर लीजिए। अब सपोज करो आपका 1 पुट करने पे, आपने 1 पुट किया, 1 पुट करने पे आपके ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से मान लो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, सी ए और सी बच गया हमारे पास आंसर जो हो सकता है, तो आप एन की वैल्यू को 2 पुट कर लो। कितना समय लग रहा है आपको, देखो 1 पुट करने में आपको मुश्किल से 15-20 सेकंड लगी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लीस्ट वैल्यू क्या होगी n की, जिसके लिए 1 + 3 + 3 स्क्वायर ये चलता चलता हमारा ये जाएगा। तो अब देखिए ये आपके सामने क्या बन रहा है, आपके सामने एक जीपी बन रहा है, ये आपके सामने क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है। अगर मैं n की वैल्यू देखिए मैं 7 पुट कर दूं, अगर n की वैल्यू 7 पुट करता हूं तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर करता करता 3 की पावर 6 तक जाएगा। अब इसका सम अगर आप निकालो तो आपका कितना हो जाएगा, 3 की पावर 6 ही आपकी 729 हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम लोग 3 की पावर अगर 6 को हम लोग डाल रहे हैं, तो आप देखिए अगर इसमें 3 की पावर 5 तक भी अगर मैं डालता हूं तो मैं जानता हूं कि 3 की पावर 5 मेरी कितनी होती है, वो मेरी 243 होती है। ठीक है, तो 243 और इसके नीचे के जब भी मैं जोड़ूंगा तो 700 के ऊपर तो वो नहीं जाएगा। 700 के ऊपर कब जाएगा, जब यहाँ मेरा 729 पावर आ गई, और पावर 729 कब होती है, आप जानते हो 9 का क्यूब आपका 729 होता है, और 9 आपका कितना होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 6 पे 729 आएगा। तो 3 की पावर 6 होना बहुत ज़रूरी है। तो 6 यहाँ कब बनेगा, जब आप n-1 को अगर आप 6 मान रहे हो ना बेटा, तो आपको n की वैल्यू 7 माननी पड़ेगी। तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू, वो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या कहता है, मैं देखो वही सिमिलर सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सेम ही आ गया एक तरीके से। तो आप n की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो आपका बन के आ जाएगा ये। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा आपका इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभी देखा था हमने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हमारा देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या कहता है कि अगर फर्स्ट 4 टर्म्स एपी की जो है वो है P9 3P - Q और 3P + Q, पहली 4 टर्म्स हैं, तो आपको बताना 2010वें नंबर पे कौन सी टर्म हमारी होगी। ठीक, तो अब इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अब 9 - P करोगे, ये तो होगा कितना हो गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर इसके इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा, इसके इक्वल में हमारा आ जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म 3P + Q माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सॉरी, तो 3P प्लस में Q हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या क्या निकल के आ जाएगा, आप कहोगे यहाँ से मेरे पास 9 और 9 एक तो 18, तो ये बनाएगा, ये 3P और ये, तो यहाँ से मेरा आ गया 4P - Q = 18। एक इक्वेशन तो मेरी देखो ये बन गई बेटा यहाँ से। ठीक, दूसरी इक्वेशन में अगर बनाने जाऊँगा तो दूसरी इक्वेशन देखो मैं अगर यहाँ से भी बनाता हूँ तो 3P से मेरा 3P कैंसिल हो जाएगा, तो Q और Q 2Q देगा मुझे, तो यहाँ से क्या देगा 2Q = 9 उधर जाएगा, तो 9 उधर गया, अच्छा तो पूरा बन गया ना, पूरा लंबा हो गया मेरे पास, तो 3P - Q माइनस, तो 3P से 3P चला जाएगा,
और इसमें अगर मैं देखूं तो मेरा यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो मेरा 3p, देखो ये तो कैंसिल ही हो गया ना, 3p, फिर q और q 2q था, इधर q आया तो माइनस में 3q इज इक्वल टू, ये 9 है, ये उधर चला जाएगा, ठीक है 9, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा p माइनस क्यू इक्वल टू 3, ठीक है। दूसरी कंडीशन मेरी क्या बनी, p माइनस क्यू इक्वल टू 3, ये दो इक्वेशन हो गई मेरे पास। अब यहाँ से अगर मैं इनको ऐड करा देता हूँ तो आप कहोगे कि आपका सर कितना आ जाएगा, p की वैल्यू आपकी डायरेक्ट मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो p की वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। अब कैसे किया, ये सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो 3 बना, इधर इधर वो बन गया था मेरा 15 बन गया था तो 5 बन गया, ठीक है। तो मेरी p और q की मेरे पास वैल्यूज आ गई, ये आ गई निकल के। अब इस AP को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, AP में लिख रहा हूँ p की वैल्यू 5, फिर AP में 9 है, फिर 5 दिए 15 में से 2 जाएंगे तो 13 आ जाएगा, 13 के बाद 17, मैं समझ ही गया कि मेरा कॉमन डिफरेंस जो है 4 है। अब मुझे लिखना है, मैं दूसरी इंक से दिखाता हूँ लिख के, मुझे लिखना है टर्म नंबर कौन सी, मुझे लिखनी है टर्म जो है मेरी 2010, तो आप क्या कहोगे सर, a प्लस 2009 इंटू डी, इंटू में डी, तो a कितना था 5, फिर 2009 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से। अब 2009 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर 8036 बन जाएगा, 5 ही है तो 8041 मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो गया बेटा। तो आपने क्या देखा इसमें, बस आपने p और q को सोल्व कर दिया, जब आपने p और q को सोल्व कर दिया तो आपका निकल के आ जाएगा, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन था ना हमारा, p और q को हमने सोल्व किया तो p की वैल्यू आ गई मेरे पास, q की वैल्यू आ गई, उसको मैंने वहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लिया तो मेरा आंसर यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टोरियल से आ गया हमारा, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी में, कि 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3, तो पहले तो सारे हो गए फैक्टोरियल, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, किसके सामने लगा हुआ है, वो लगा हुआ है जो हमारे ये साइन है, क्या कहते हैं, इवन वाले जो फैक्टोरियल्स है उनके सामने हमारा लगा हुआ है। तो अब एक चीज़ देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो वहाँ भी मैंने आपको सिखाया था कि e की पावर जो x होती है ना बेटा, वो मेरी होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अब x की वैल्यू का आप 1 पुट करो तो आपका आ जाएगा e की पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। तो ये जो मेरी चीज़ है ना, देखो ये वाली, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं e की पावर 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ, ये मेरा। अब यही चीज़ देखो मेरी ये है, तो मेरे पास क्या निकल के आया, यहाँ मैं एरो लगा देता हूँ, ये मेरे पास ये निकल के आ गया, ये आया e की पावर -1। और जब e की पावर को x की वैल्यू को मैं -1 पुट करूँगा तो आप कहोगे सर e की पावर -1 कितना हो जाएगा, 1, फिर ओड वालों पे मेरा लग जाएगा, कहाँ लग जाएगा, ओड वालों पे मेरा लगेगा, मेरा बनेगा क्या, तो 1 माइनस में 1 इतना हुआ, फिर प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। लेकिन मुझे लगाना कहाँ है माइनस, मुझे पॉजिटिव वालों पे लगाना, तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई अगर कर दूँ तो मेरा आ जाएगा माइनस में e की पावर -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 -1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल फिर -1/4 फैक्टोरियल। तो ये मेरा निकल के आ जाएगा, देखो हरे से दिखाता हूँ मैं ग्रीन से, तो जो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना, ये मेरा क्या निकल के आया, ये मेरा निकल के आया 1 माइनस e की पावर -1, ये दो चीज़ें निकल के आई। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई आपस में करा दूँ, यहाँ सोल्व करता हूँ मैं, इन दोनों को अगर मुझे मल्टीप्लाई करवाना है तो मैं मल्टीप्लाई कैसे होगा, e की पावर e-1 मल्टीप्लाई में 1 माइनस ई की -1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो e से किया तो e आ गया, माइनस e और e करोगे तो e की पावर 0 बनेगा, फिर माइनस में 1 प्लस में e की पावर -1। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ e प्लस ई की पावर -1 माइनस में ये 1 देगा और ये 1 देगा तो 2 बच गया, ठीक है। इस चीज़ को e का हाफ माइनस ई की पावर -हाफ, इसका मैं होल स्क्वायर डाल देता हूँ, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा e की हाफ माइनस ई की -हाफ का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा करेक्ट ऑप्शन जो हो गया, मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, ठीक है।
तो आज के लिए हम लोग बेटा इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं हमारे प्रैक्टिस के लिए। तो जो भी एपी के हमारे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी मैंने डाले जो प्रीवियस आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो DSSS में बेटा हमारे आए हुए हैं, तो वो लेकिन इजी क्वेश्चन है, इस वजह से मैं वो नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डाल दूंगा। आज हमारा यहाँ पे एपी वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कल से हम लोग अपना जो चैप्टर रखेंगे वो हम अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर रखेंगे। तो एक सजेशन और है आप लोगों के लिए कि एक दो दिन अगर वीडियो नहीं आएंगे, मैं एक दो दिन ना डाउट्स क्लासेस ले लेता हूँ, मतलब डाउट्स वाले, फिर हमारा जो कैमरा वाला इशू है वो भी क्लियर हो जाएगा, फिर हमारी विद वीडियो जो है क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा एक दो दिन ज़्यादा क्लासेस ले लूँगा, आपका सिलेबस जो है हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू।